जब एक फौजी देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान देता है तो बहुत सारी जिम्मेदारियां वो पीछे छोड़ जाता है। तो फौज उसके परिवार का कैसे ख्याल रखती है, केंद्र और राज्य सरकारों की क्या जिम्मेदारियां बनती हैं, क्या पॉलिसीज़ रहती है, नेक्स्ट ऑफ किन पॉलिसी क्या है, इस पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हैं इंडियन एयरफोर्स से सेवानिवृत्त एयर वाइस मार्शल बकुल उपाध्याय जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है TNA न्यूज़ में। धन्यवाद। और मुझे यहाँ आके अच्छा लगता है। आपकी टीम बहुत अच्छी है, आप अच्छा काम कर रहे हैं, तो हमेशा तैयार। जी, थैंक यू सर। सर, सबसे पहला मेरा सवाल आपसे है कि सैन्य सेवा में NOK का क्या मतलब है? NOK अंग्रेजी में इसको नेक्स्ट ऑफ किन बोलते हैं। हिंदी में आपका सबसे निकटतम परिजन जो है, परिवार वाला जो है, दैट इज़ NOK। अब NOK का रिक्वायरमेंट पड़ता है क्योंकि आपको कभी भी कुछ हो जाए, चोट लग गई, आप हॉस्पिटलाइज हो गए, एंड ऑफ कोर्स वर्स्ट के सिनारियो जिसके अंदर किसी जवान की या ऑफिसर की या NC की किसी की जान चली जाती है, तो फिर ये NOK है जिनको हम सबसे पहले इन्फॉर्म भी करते हैं, और जो कुछ राइट्स वगैरह हैं इन टर्म्स ऑफ पेंशन एंड अदर फाइनेंशियल असिस्टेंस ज़्यादातर NOK ही मिलता है। जी सर, क्या निर्धारित मापदंड होते हैं भारतीय सेना में NOK को लेकर, और NOK क्या सरकार तय करती है या फिर सेना तय करती है? NOK एक्चुअली न सरकार तय करती है न सेना तय करती है। NOK कोई इंडिविजुअल जो है, सैनिक है, अफसर है, जो भी है, उसकी खुद की जिम्मेवारी अपने NOK चुनने की। इन द केस ऑफ माइनर, जैसे कि आप प्रशिक्षण के लिए जब जाते हैं, अगर आप 18 साल के नहीं हैं तो जनरली, और जब तक आपकी शादी नहीं होती, तो जनरली लोग क्या करते हैं, अपने माँ बाप में से किसी एक को NOK बनाते हैं। आपके अगर माँ बाप नहीं है तो उस सिनारियो में आपका जो लीगल गार्डियन होता है उसको आप NOK बनाते हैं। और जब शादी हो जाती है तो शादी होने के बाद कानूनन आपको अपना NOK बदल के अपनी धर्मपत्नी या पति को करना पड़ता है, क्योंकि आजकल वुमेन ऑफिसर्स आर आल्सो देयर, एंड सैनिकों में भी महिलाओं की भर्ती हो रही है। जी सर, मापदंड क्या है भारतीय सेना में, निर्धारित मापदंड क्या है NOK को लेकर? मापदंड कोई नहीं है। मापदंड यानी कि मैं जब भर्ती हुआ था तो मेरा NOK मेरे पिताजी थे। जी, ठीक है, क्योंकि ये मेरे को फॉर्म भरना है, मेरे को साइन करना है, मेरे को डिक्लेयर करना है एज एन इंडिविजुअल कि मेरा नेक्स्ट ऑफ किन कौन है। जी, ठीक है। लीगलिटी के अंदर कुछ खास लिया दिया नहीं है, कुछ खास दिया नहीं है कि कौन किसको आप नॉमिनेट कर सकते हो, किसको नहीं कर सकते हो, लेकिन कानूनन नज़दीक से नज़दीक आपके माता पिता ही होंगे। माता पिता ना रहे तो भाई बहन हो सकते हैं, ठीक है। शादी कर लिया, धर्मपत्नी होगी। जी, तो ये मापदंड सोसाइटी के हैं, पर्सनल हैं, इंडिविजुअल हैं। जी सर, क्या बेनिफिट्स होते हैं NOK को? NOK को कोई बेनिफिट के हिसाब से ना देखिए। NOK को एक तरह से आप, जैसे मैंने अभी बताया शुरू में, कि जब कुछ हो जाता है, हॉस्पिटलाइजेशन हो जाती है, मान लीजिए चोट लग गई, गंभीर रूप से घायल, खुद बोल नहीं पा रहे, जान को कोई खतरा नहीं है, तो हम सबसे पहले NOK को बताते हैं, भाई ऐसा हो गया है, सब ठीक है, आप आना चाहे तो आ सकते हैं, अदरवाइज हम ध्यान रख रहे हैं। जी, उनको कभी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हमको किसी ने बताया नहीं। सो फर्स्ट रिक्वायरमेंट ऑफ NOK इज फॉर इन्फॉर्मेशन फॉर एनी अनटूवर्ड थिंग दैट माइट हैपन, नॉट नेसेसरी लूजिंग योर लाइफ। अपनी जान किसी खतरे में डालनी है, आपके किसी टेररिस्ट अटैक में जान, वो सब के हिसाब से नहीं है। NOK एक स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट है जो ट्रेनिंग के दौरान भी कई बार इस्तेमाल की जाती है, और कैरियर के अंदर भी कई बार इस्तेमाल की जाती है। पार्ट 1 क्या होता है, पार्ट 2 नाम के भी दस्तावेज होते हैं, और ये जो पार्ट 2 एक तरह से देखें तो भारतीय सेना का है। भारतीय वायुसेना में हम उसको SRO और POR बोलते हैं, स्टेशन रूटीन ऑर्डर, जो इक्विवेलेंट टू है भारतीय सेना का पार्ट 1, और पर्सनल अकरेंस रिपोर्ट जो इक्विवेलेंट है सेना का पार्ट 2। स्टेशन रूटीन ऑर्डर यानी आपकी जो नित्य कर्म की जो एक्टिविटीज़ है, कि हमें किसी को कोई ड्यूटी लगा दिया, मान लो मंथ एंड स्टॉक चेक करना है, किसी ने जाके कोई गार्ड ड्यूटी करनी है, किसी को कहीं, तो इस तरह की ड्यूटीज़ वगैरह का डिसीजन देने के लिए कोई भी चीज़ निर्देश आया है आगे कमांड हेडक्वार्टर से या हेडक्वार्टर से, उनको लोगों तक पहुँचाना, तो जो स्टेशन रूटीन ऑर्डर है, तो उसके अंदर नित्य कर्म की जितनी भी बातें होती हैं
वो सब हमको लोगों को बताने के लिए एक तरह से पब्लिकेशन है। जी अगर आपको पर्सनली बताना मुश्किल होता है तो आप उसको पब्लिश करते हैं, उनको छापते हैं और नोटिस बोर्ड पे भी लगाते हैं, जिससे कि जो भी आते जाते जिसको भी जी। समय मिले वो उसको पढ़ ले और अपनी ड्यूटी जी। वगैरह तय कर ले। जी PR on the other end has got financial implications by and large, जी but also implications in terms of NOK, permanent address, ये सब। तो आप जब भी किसी चीज़ का एप्लीकेशन देते हैं और वो चीज़ अप्रूव हो जाती है, जैसे शादी करनी है, आपने शादी का एप्लीकेशन दिया, आपकी एप्लीकेशन मंजूर होगी, आप वापस आओगे, उसके बाद एक फॉर्म भर के दोगे। बेस्ड ऑन योर एप्लीकेशन एंड दिस फॉर्म एक PR लिया जाएगा कि आप फला फला से आपने, आपकी उम्र इतनी है, लड़की की उम्र इतनी है, आपने शादी करी है। सो एक रिकॉर्ड, परमानेंट रिकॉर्ड। अगेन इसके अंदर भी खुद इंडिविजुअल ने ये फॉर्म भर के देना होता है। जी ठीक है, मतलब इसमें सरकार का और सेना डिसाइड बिल्कुल नहीं करती है कि भाई आपका NOK बिल्कुल नहीं, इसमें क्या सेना का होता और है? सरकार का कोई हाथ नहीं है, सिवाय इसके कि आपको बोले कि प्लीज अपना फॉर्म भरिए जी और बताइए। क्योंकि जब मैं जाता हूँ शादी के लिए तो एप्लीकेशन करके जाता जी हूँ। मामला तब पेचीदा होता है अगर जब मैंने, कई किस्सों में ऐसा हुआ है कि उन्होंने एप्लीकेशन डाली नहीं, घर गए, शादी कर ली जी और शादी करके आए और उस बिफोर द PR एक्शन इनकी पार्ट 2 होने से पहले कुछ हो गया जी तो फिर गंभीर हो जाता है। तो इसके लिए जब भी हम यूनिट के अंदर सम्मेलन करते हैं, मीटिंग्स करते हैं, तो बोलते रहते हैं लोगों को कि भाई जल्दी से जल्दी अपना PR एक्शन करवा लीजिए अगर जी। कुछ चेंज हुआ है आपके जीवन में तो। जी जी सर, क्या जीवन साथी के साथ साथ माता पिता का भी नाम शामिल हो सकता है NOK में? एज ऑफ नाउ तो नहीं हो सकते, क्योंकि NOK में सिर्फ एक ही है। जी तो आप किसी एक ही व्यक्ति को नामांकित कर सकते हैं अपने NOK। जी और कानूनन धर्मपत्नी शादी के बाद NOK बन जाती है। जी और ये सरकार का कोई भारतीय न्याय संहिता आजकल बोलते हैं उसको, तो चाहे आई थिंक मेरे हिसाब से सिविल में भी यही रहता है, जी जहाँ पर स्टैंडर्ड जी। लॉज अप्लाई करते हैं। तो इसमें सेना का कोई वो नहीं है। जी सर, अभी बहुत सारी ऐसी कंट्रोवर्सी, हमने कैप्टन अंशुमन जो मार्टियर हो गए उनके बारे में बहुत सारे न्यूज़ आ रहे हैं, उसके बारे में बताइए। क्योंकि बहुत ज़्यादा NOK के बारे में बहुत सारी एक भ्रम फैलाया जा रहा है, बहुत सारी मीडिया में और बहुत सारे सोशल मीडिया पर भी बहुत सारी सब चीज़ें निकल के आ रही है जो एक फ़ौजी को और उसके परिवार को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है इस कंडीशन में। तो आप क्या बोलना चाहेंगे उस पर? मैं तो सिर्फ इतना बोलना चाहूँगा कि आप अपने एक वीर को, जिसने अपने जीवन का बलिदान देकर आपकी रक्षा के लिए ये सब किया है, उसको लेके किसी चीज़ का विवाद न बनाएं। मनुष्य पैसे के लिए कभी कभार, और क्या बोलते हैं, पैसे के अलावा एक तरह से एक गर्व की बात होती है, जैसे इसके अंदर कीर्ति चक्र को लेके कुछ बात हुई थी। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो फैमिली के अंदर रहे, माँ बाप और बहू के बीच में अगर आपस में सुलझा सकते हैं, अगर आपको इतनी ही चिंता है तो वो करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मीडिया के अंदर उसको बढ़ा के आप कुछ नहीं कर रहे हैं, आप सैन्य का शायद मनोबल ही गिरा पाएंगे ऐसा करेंगे तो। बाकी सैनिकों को भी इस पर शायद असर हो सकता है कि हमारे बात क्या। तो मेरे ख्याल से इसको कंट्रोवर्सी ना बनाएं तो बहुत अच्छा रहेगा। इसको एक सिंपल कानूनन व्यवस्था जो है उसके हिसाब से चले, उसको बदलने की अगर ज़रूरत है और आप इसकी कर सकते हैं आप करें। सरकार के हाथ में है, अगर कानून बदलना है तो बदल सकती हैं तो बदलेंगी, जो लीगल सिस्टम है उसका अपने हिसाब से चलेगा। तो मेरे हिसाब से कंट्रोवर्सी नहीं बनानी चाहिए, उनको अपना जीवन और अपने मतभेद आपस में ही सुलझा लेने चाहिए। और मेरे ख्याल से जितना हम मीडिया का इंटरफेरेंस करेंगे हो सकता है मतभेद उतने ही बढ़ते चले जाएं। तो अगर ये हम इंटरफेरेंस ना करें हो सकता है उनका आपसी समझौता जल्दी हो जाए। बिहाइंड द कर्टन्स काम करना चाहिए, यही मेरा संदेश है। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।